हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने एचपी पटवारी का लेक्चर थर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमारा मेन मोटिव रहेगा जितने भी हमारी कंप्यूटर की जनरेशन्स होती हैं, आज हम उनको बाइफरकेट करके पढ़ लेते हैं कि हर एक जनरेशन हम क्यों पढ़ते हैं, हर एक जनरेशन में क्या इवेल्युएट हुआ, किस टाइप की मेमोरी किस जनरेशन को बिलोंग करती थी, कौन सा हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे या फिर इस टाइम पे कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेज़ेंट था कि नहीं था। इसके अलावा किस टाइप की लैंग्वेज वहाँ पे जो जनरेशन होती थी उस टाइम पे वो यूटिलाइज़ हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो हमने पीछे कुछ भी पढ़ा है वो सारा मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो बेसिक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। क्योंकि जो आपका पटवारी का लेवल है वो इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा एडवांस में नहीं पूछा जाएगा। जैसे कल को जो बच्चे जेईटी वगैरह की तैयारी करेंगे तो उनको इसी चीज़ को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको पीछे का जो लेसन है वो समझ आ गया होगा। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारा आज का फर्स्ट जो हमने बोला कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा हमारा कंप्यूटर की जनरेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब ये फर्स्ट जनरेशन हम क्यों बोलते हैं कि जब हमारा कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुआ। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभी हम कौन-सी जनरेशन पढ़ने हैं, हमारे पास जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कंप्यूटर की, ठीक है? हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आती हैं कंप्यूटर में? एक तो हिस्ट्री का आता है मैकेनिकल एरा, ठीक है? एक आता है मैकेनिकल एरा मतलब जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को बनाने के लिए मतलब एक्चुअल कंप्यूटर्स नहीं बोल सकते हम उनको, उनको हम एक ऐसी मशीनरी बोल सकते हैं, जिनमें हम मैकेनिकल पार्ट्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन या फिर कोई ना कोई हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है? जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं मैकेनिकल एरा में जैसे हम अबैकस पढ़ते हैं, हम बोलते हैं सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन है हमारा अबैकस है ना? इसके अलावा हम नेपियर बोन पढ़ते हैं, ठीक है? इसके अलावा जितने भी मतलब मल्टीपल डिवाइसेज़ होते हैं, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड क्योंकि अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास उस टाइम पे कुछ ये डिवाइसेज़ हुआ करते थे, ये सारे डिवाइसेज़ हमारे मैकेनिकल एरा से बिलॉन्ग करते हैं। पर जो अभी हम करंटली पढ़ रहे हैं, जिनको हम एक्चुअल में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स होते हैं। ओके? अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स और जो हमारे मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर्स थे, इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या हुआ करता था? कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब मैकेनिकल एरा के जो कंप्यूटर होते थे, उसमें क्या हम यूज़ करते थे? एक तरीके से जो हमारे गियर बॉक्सेस का हम यूज़ करते थे, मतलब एक्चुअल में जो भी पार्ट्स होते थे, वो मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। ओके, पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि हम क्या कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तभी मैंने इसकी आपको थोड़ी एक ब्रीफ हिस्ट्री बता दी कि एक्चुअल में अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स एरा पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे कि ये हमारा हिस्ट्री के बिहाफ़ पे स्टार्ट नहीं है, पर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही उस लेवल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मैकेनिकल एरा का हम नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट था अबैकस वो मैंने आपको बता दिया, उसको हम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एरा में कंप्यूटर आता है, वो हम पढ़ेंगे क्या-क्या चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, कैसे वो डिवाइसेज़ बने हैं, उन चीज़ों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, आपको ईयर याद रखना है 1940 से 1956 पूछा जाता है कि ऐसा जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, वो कौन-से ईयर के मतलब इन बिटवीन आए थे। तो आपको याद रखना है 1940 से लेके 1956 ठीक है? सेकंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, ओके? जो एक्चुअल में किस टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ही कंप्यूटर हैं। तो उनको बनाने के लिए किस टाइप की हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने यूज़ किया था वैक्यूम ट्यूब का, ओके? वैक्यूम ट्यूब देखो इस टाइप के होते हैं हमारे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे, इस साइड से हम इनपुट देने का काम करते हैं और जो पल्ली साइड है, वहाँ से हमें क्या मिलता था, आउटपुट रिसीव होता था। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट कैसे ये वर्क करता था, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि जो हमारी कंप्यूटर है, वो क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। 0 और 1 मतलब 0 का मतलब आप इसके बिहाफ़ पे क्या समझ सकते हो कि अभी आप इसके जो बल्ब है, इसमें लाइट ऑफ है। ठीक है, अभी लाइट ऑफ है और 1 का मतलब क्या होगा, इसमें लाइट क्या होगी आपकी, ऑन होगी। मतलब एक ओवरव्यू लेने के लिए, आपको एक आइडिया लेने के लिए कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये। अगर अगर बल्ब आपका बंद है, तो इसका मतलब है कोई भी उसमें चार्ज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। पर जैसे उसके अंदर हम लाइट ऑन करते हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें वो वैल्यू को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारा था, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, वो वर्क करते थे। उनके लिए हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी थी, वो कौन थी हमारी?
वैक्यूम ट्यूब। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें जो प्रोग्रामिंग करी होती है, ठीक है? जो प्रोग्रामिंग एक्चुअल में जो कंप्यूटर चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? मशीन लैंग्वेज हम एक्चुअल में बोलते हैं मशीन लैंग्वेज 0 और 1। पर जो कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कर रहा होता है, इसके लिए क्या होता है ये एक एनर्जी होती है। 0 का मतलब हम समझ सकते हैं कि 0 वोल्ट ऑफ एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 का मतलब क्या है? इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। +5 हो सकती है, +12 हो सकती है ना? तो ये आजकल जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, वो इन्हीं की वजह होती है कि बाइनरी ही क्यों यूज़ करते हैं। मतलब 0 का मतलब है कि कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, पर 1 का मतलब है कुछ ना कुछ वो एनर्जी वहाँ पे स्टोर करके रखता है अपने पास। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जब हम स्टार्टिंग में इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़ कि मेन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जो हम किस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते थे 0 और 1 मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है मशीन लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है जो हमारी फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज होती थी, वो क्या होती थी डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट होने की कैपेबिलिटी होती है उनमें। अब डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट होने का मतलब क्या है? इस चीज़ को मैं आपको आगे बाइफरकेट करूँगा कि क्या मतलब होता है, कि डायरेक्टली क्या होता है और जो हम बाद में हम क्या करते हैं, एक आगे हम पढ़ेंगे सोर्स कोड टू हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो उसका क्या मतलब है? अभी आपके लिए हमने याद रखना है, ये क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। ठीक है? जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इनको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। अब जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, उनमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो उनका साइज़ होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा एक ENIAC कंप्यूटर की डायग्राम है। तो ENIAC देखो इतना बड़ा कंप्यूटर है। मतलब एक आप मान सकते हो पूरा-पूरा रूम है। इस रूम के मतलब तीनों वॉल पे हमने क्या लगाया है, पूरा का पूरा एक कंप्यूटर लगाया है। ओके? तो ये हमारे ENIAC की एक्चुअल में इमेजेस हैं। जैसे यहाँ पे ये इसकी एक्चुअल इमेज है और ये इसका क्या है, एक तरीके से जो ब्लॉक डायग्राम है वो हम इसका ये बोलते हैं। तो ये हमारे ENIAC के जो है डायग्राम्स हैं। इसके अलावा देखो जितना बड़ा रूम होगा ऑब्वियसली अगर आपको एक बड़ा कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज़्यूम होगी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जितनी ज़्यादा कंज़्यूम होगी, उतनी ही आपका क्या होगा, उतना ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो आपको याद रखना है जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका साइज़ भी ज़्यादा था, ज़्यादा वो एनर्जी कंज़्यूम करते थे और ज़्यादा ही वो क्या करते थे, हीट रिलीज़ करते थे। ठीक है? मतलब आप अंदर रूम में जाके जैसे आप खड़े होते हो तो आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। और साथ ही साथ उस टाइम पे ये बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन की कुछ बेसिक बेसिक आइडियाज़ थे। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसी को हम थोड़ा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग होगी, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है मैंने इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इसको हाइलाइट किया है कि जो हमारा यूनिएक 1 था, जो 1951 में बना था, वो हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ये एक्चुअल में होता क्या था, इससे पहले जो कंप्यूटर हमारे बने थे, वो सारे के सारे जो हमारी संस्थाएँ हुआ करती थी, चाहे वो गवर्नमेंट की थी, चाहे वो कोई बड़ा बिज़नेस एंटरप्राइज़ हुआ करते थे, वही कंप्यूटर का यूज़ करते थे। पर क्या हुआ 1951 के बाद इसको हमने जनरलाइज़ कर दिया मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो भी उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए मतलब लोगों के लिए ओपनली हो गया कि आप उसको परचेज़ कर सकते हो, वो बना था आपका यूनिवैक 1। ठीक है? फिर यहाँ पे जो अब यहाँ पे बाइलिंगुअल्स नोट हैं किस चीज़ के? इसी के हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है। सबसे पहला क्या चीज़ आती है यहाँ पे हमारे पास कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वो मैंने बता दिया 1940 से 56 मेन टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब है ना? और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन-सी होती थी हमारी मशीन लैंग्वेज और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है? बाइनरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी बोलेंगे तब भी यही मतलब होता है कि बाइनरी का मतलब ही क्या होता है 0 और 1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि जिनका हिंदी में जिनको हिंदी में ईज़िली समझ आता है तो उनके लिए है कि उनका जो रूम साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था। जो एनर्जी है वो ज़्यादा कंज़्यूम करते थे, इसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या होता था कि वहाँ पे हीट भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी। ऑब्वियसली काफ़ी महँगे आते थे। एक तो ये इसकी ड्रॉबैक थी कि महँगे तो हैं, पर साथ ही साथ इतना बड़ा इक्विपमेंट होता है, तो उसका जो बोलते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है? तो ये इसमें एक कमी थी इसकी एक।
इसके अलावा इसमें जो इनको इसी मशीन को चलाने के लिए ना काफ़ी जो एक तरीके से जिनको बाइनरी कोडिंग आती है, वही इसको चला सकते थे। मतलब जो कंप्यूटर की भाषा में अगर कोड करना हो तो वो इसी लैंग्वेज में कोड करेंगे 0101 01 01 01 ऐसे करके वो क्या करेंगे, इस मशीन में इनपुट देंगे और इसके बाद ही कुछ रिज़ल्ट आएगा, वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा 0101 की फॉर्मेट में। मतलब एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है? तो तभी हम बोलते हैं कि इनको जो वैज्ञानिक थे वही इसको क्या कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे, इस टाइम के जो कंप्यूटर थे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर हैं और उनको किसने बनाया था उसके बारे में, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है ENIAC, ये बना था आपका 1946। ये जितने मैंने मार्क किए हैं, सर्कल किए हैं, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ये डेट्स पूछे जाते हैं। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ENIAC को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था जॉन डब्ल्यू मैकली और जे पैस्पर एक्कर्ट ने। तो ये चीज़ आप लोग को क्या करनी है, इसकी याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा पूछा जाता है कि जो आपका ENIAC है, ठीक है? ENIAC का पुराना नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो उसका एबीसी होता था, एबीसी को अपडेट करके हमने ENIAC बना दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जाती है, यहाँ पे मिसिंग हो गई है वो, आपको याद रखना है कि ENIAC की एक फुल फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड ठीक है, यहाँ पे एंड दूसरा कर लेना आप, एंड कंप्यूटर, ठीक है? ये क्या होती थी हमारी ENIAC की फुल फॉर्म, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, तो मैंने इसको आपको यहाँ पे लिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके फैक्ट्स हैं ENIAC के, कि ENIAC का जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन चलो कर दिया यहाँ पे मैंने भी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हम इसको बोलते हैं। अब ये कब बना था, क्योंकि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका ENIAC था ये कौन से वर्ल्ड वॉर के टाइम बना था, तो ये सेकंड जो हमारा वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उस टाइम पे ये बनाया गया था। और इसमें कितने, जो हमारा फर्स्ट ENIAC बना था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूटिलाइज हुए थे, ठीक है? अभी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एक कमरे में लगे थे, मतलब एक कमरे में 18,000 बल्ब लगे थे। अगर आपको नॉर्मल समझना है, जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते हैं वो 18,000 लगे थे टोटल, एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या था, एक प्रोग्राम बदलने में कई घंटे लगते थे। मतलब मान लेते हैं आपने एक प्लस का प्रोग्राम बनाया, उसके लिए आपने 18,000 बल्ब अरेंज करके रखे, पर अगर आपको क्या करना है, माइनस का कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आपको फिर से इस चीज़ को दोबारा से बदलना पड़ेगा। तो ये क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था उस टाइम की बिहाफ पे भी, और क्या था, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। तो ऑब्वियसली एक कंप्यूटर था तो उसको, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था तो उसको उस बिहेव पे ही क्या करना पड़ता था, उसको चेंज करना पड़ता था। क्योंकि जो हमारी कोडिंग ही होती थी वो किस लैंग्वेज में चलती थी, हमारी बाइनरी लैंग्वेज में चलती थी। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड आता है, इसी फर्स्ट जनरेशन में जो हमारा सेकंड कंप्यूटर आता है वो बना था हमारा एडवैक, ठीक है? एडवैक हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एडवैक एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको एक साइंटिस्ट ने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमन। और जॉन वॉन न्यूमन के पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पर्सन थे, ऐसे ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दिया गया था, ठीक है? तो स्टोर्ड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। जॉन वॉन न्यूमन ने पहला अपना कौन सा डिवाइस बनाया, क्योंकि अब ऑब्वियसली किसी ने अगर कोई चीज सोची है तो वो उसको बनाएगा तो सही, तो उसने कौन सी मशीन अपनी बनाई थी, एडवैक बनाई थी, ओके? तो ये चीज आपने याद रखनी है। और यहाँ पे एडवैक की जो फुल फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग हो गई है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो हमारी एडवैक होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है? यह इंपॉर्टेंट है तभी मैंने आपको यहाँ पे ये बता दी, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एडवैक को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये कब आया था, 1951 में ये आया था, ठीक है? तो ये चीज आपको जो बेसिक जो है ये आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, वो नेक्स्ट आता है यूनिवैक, ठीक है? इससे पहले जितने भी हमारे कंप्यूटर थे, वो सारे के सारे कंप्यूटर क्या थे हमारे, वो एक्चुअल में कमर्शियल नहीं थे, मतलब लोगों के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। पर जो हमारा यूनिवैक 1 था, 1951 में जो आया था, ये क्या था, कमर्शियली था। और इसको किसने बनाया था,
जेपी एकेट मतलब एकेट और मैकली के द्वारा ये बना था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट था कि पहला ये कमर्शियल कंप्यूटर है। फिर ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है तभी तो वो ज़्यादा बिकती है। तो ये क्यों पॉपुलर हुआ था यूनिवैक वन हमारा, क्योंकि जब 1952 में हमारे यूएस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन थे उनका उसको ने उसने इस मतलब उसको इसने एग्जैक्टली मतलब प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ने उसको कैसे प्रिडिक्ट किया होगा कि जब आप कंप्यूटर में मान लेते हैं कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। ठीक है, अब कोई पर्सन जितने भी हैं वो इनको वोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको 3 पर्सन ने वोट कर दिया, इसको बी को 2 ने वोट कर दिया। तो जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट कर रहा है कि दोनों में से वोटिंग किसको ज़्यादा मिल रही है। तो जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी ऑब्वियसली वो प्रिडिक्ट क्या करेगा कि ए के चांसेस इतने हैं कि वो क्या है इलेक्शन को जीत जाएगा। तो यही चीज़ करके दिखाया था किसने करके दिखाया था, यूनिवैक वन ने करके दिखाया था। इसी वजह से ये पॉपुलर हुआ था और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बन गया था। ठीक है, अब देखो जो यूनियाक वन था ये भी फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता था, तो देखो इसका जो साइज था वो भी एक कमरे के जितना हुआ करता था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे एक नोट में पूरे नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पे मैं उसको आपको सेपरेट बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको अगर नोट में लिखने हैं तो आप लिख सकते हो उनको। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक डिवाइस आता है हमारे पास, मार्क वन। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है हमारे पास। एक हमारा कंप्यूटर आता है मार्क वन। ठीक है, अब मार्क वन ये कब आया था, ये आपका 1944 में आया था। और इसको किसने बनाया था, ठीक है 1944 में आया था ये आपका। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था हॉवर्ड एटकिन ने। ठीक है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है इस चीज को। जो आपका मार्क वन था वो किसके द्वारा बनाया गया था, हॉवर्ड एटकिन के द्वारा बनाया गया था। ओके, और ये जो हमारे पास था ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था। क्या आप बताओगे, फर्स्ट इलेक्ट्रो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी यूज हो रहे हैं, प्लस कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स भी यूज हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कौन था आपका, मार्क वन था। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और किसने इसको बनाया था, हॉवर्ड एटकिन ने इसको बनाया था, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था काफी बार, तो इसको मैंने आपको यहाँ पे नोट करवा दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड जनरेशन। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन हमने देख लिया कि अब जब भी हम फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, नई जनरेशन में शिफ्ट होते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी उस टाइम पे, ट्रांजिस्टर्स आए थे हमारे। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर देखो इस टाइप के होते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर आए तो वैसे ही देखो जहाँ पे हमें एक पूरा का पूरा कमरा यूज हो रहा था, अब देखो हमारा कंप्यूटर साइज कितना छोटा हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं एक अलमीरा के जितना हो गया। मतलब अभी के कंप्यूटर के हिसाब से तो फिर भी काफी ज्यादा है, पर एक्चुअल में उस टाइम की बिहाफ पे कितनी बड़ी मतलब उपलब्धि है ये, कि एक पूरा के पूरे कमरे को उन्होंने एक अलमीरा तक को सीमित कर दिया। मतलब उन्होंने इतना छोटा कर दिया उसको। ठीक है, तो ये कौन सी किसकी वजह से हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी आने की वजह से हुआ, ये ट्रांजिस्टर्स के आने की वजह से हुआ। और इसकी जो आपको डेट याद रखनी है 1956 से 1963। फिर यहाँ पे जो लैंग्वेजेस थी वो कौन कौन सी यूज हुई थी, असेंबली लैंग्वेज यूज हुई है। मतलब ये चीज पूछी जाती है कि जैसे हमने उसमें पढ़ा फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, मशीन लैंग्वेज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसको हम 01 बोलते हैं। पर जो सेकंड जनरेशन थी उसमें हमने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज, फोर्टन और कबोल को यूज किया। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज और फोर्टन लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है, मतलब जो आप ऐसे लिख रहे थे 00101, ठीक है, इसी को ही आपने क्या कर दिया, मान लेते हैं ये हमारा एक कोड था जिस जो क्या बताता था कि आपको क्या करना है, ऐड करना है किसी चीज को। ओके, तो जब आप ऐड करना चाहोगे किसी चीज को तो आपने क्या किया, इसी चीज को किसमें कर दिया, आपने इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, कि जब भी आप ऐड लिखोगे तो कंप्यूटर उसको समझ जाएगा कि ऐड का मतलब क्या है, उसको ऐड को किससे रिप्लेस करना है, उसको इस ऐड को 0010101 से क्या करना है, रिप्लेस करना है। मतलब आपको तो ऐड दिखेगा, पर जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर को ये ऐसे दिखेगा। मतलब ह्यूमन के लिए ऐड ऐसे होगा, कंप्यूटर के लिए ऐड ऐसे होगा।
और अब आप एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी, सर ये एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे होता है? हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर को कैसे लगेगा पता कि इसका बाइनरी में ये मतलब है? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस चीज को, कि इसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। ठीक है, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का मैकेनिज्म यूज करते हो। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करेगा? अब देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को किस में हमने कन्वर्ट करना है? मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी हुई हमारी? 0101 वाली लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमने ऐड लिखा तो ऐड किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? 0101 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो हमारा ऐड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो देखो, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो इसके लिए एक बीच में सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, या फिर इसी सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो उसका नाम क्या आता है हमारे पास? असेंबलर। ओके, तो ये चीज पूछी जाती है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है या फिर ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में? तो वो कौन सा होता है? असेंबलर। ओके, अगर आपको ये चीज अब समझ भी आ गई होगी कि ऐड मतलब क्या है, हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको समझ पाए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल आजकल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, तो बस वैसा ही काम है इसका भी, कि जो लैंग्वेज हमें आती नहीं है, हम क्या करते हैं उसके लिए ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, ताकि हम अपने लैंग्वेज में उसको समझ पाए, या फिर दूसरे पर्सन को अपनी जो है बात है उसको समझा पाए। तो बस वही चीज क्या काम किया था उसी चीज में, असेंबलर ने वही एज इट इज काम किया था। अब यहाँ पे देखो, मेन इसकी खूबी क्या रहेगी, सेकंड, इसने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। ऑब्वियसली इतने इतने बड़े वैक्यूम ट्यूब जो जिनकी वजह से कमरा कमरा का साइज बन जा रहा था, उसको उन्होंने छोटा कर दिया। और ये ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन से छोटे हो गए। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब आप फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहे हो, तो सेकंड जनरेशन वाला छोटा हो रहा है कंप्यूटर का साइज। पर ऐसे नहीं बोल सकते, आपके मान लेते तीन ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब आप बताओ कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर सबसे छोटे थे? तो आप बोल दोगे सेकंड के। नहीं, जिस भी जनरेशन, जो भी लेटेस्ट जनरेशन होगी, उसका जो साइज है वो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, उसका साइज भी कम होगा, स्टोरेज भी इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें हैं जो साथ के साथ ही चलती हैं, अपडेशन के साथ ही चलती हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें आता है, कि जो अब देखो ट्रांजिस्टर आए, तो जहाँ पे कोई स्पीड मान लेते हैं कि एक सेकंड में वो 10 इंस्ट्रक्शन चला पा रहा था, जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। पर जैसे ही सेकंड जनरेशन आई, तो वो एक सेकंड में मान लेते हैं 100 इंस्ट्रक्शन चला, मतलब 100 जो काम थे वो इकट्ठे कर पा रहा था। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, ये सिस्टम हमारा फास्ट हो गया। अब देखो, जब से सिस्टम फास्ट हो गया, एक कमरे से एक अलमीरा के जितना आ गया, तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा। यहाँ पे कम गर्मी के साथ क्या होगा हमारे पास? लो एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। किस चीज से? एज कंपेयर टू कौन सी? हमारे फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये चीज याद रखना कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं उसको। अगर थर्ड जनरेशन से बात करेंगे, तो ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन वाले क्या करेंगे? कम कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और कम ही क्या करेंगे? वो हीट एमिट करेंगे, मतलब हीट छोड़ेंगे। तो ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आईबीएम का 1401। ये एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। तो 1959 में आईबीएम का जो 1401 था, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर किस के लिए हुआ था? ये बैंकिंग और बिजनेस में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम, 1959 की ये बात है। उसके अलावा जो नाइन आईबीएम का 7094 था, ये कंप्यूटर सबसे पहले 1962 में लॉन्च हुआ था। और ये जो नासा के उस टाइम के मिशन हुआ करते थे, फिर जैसे हम देखते हैं ना कि नासा ने ये सिस्टम लॉन्च किया था उस टाइम पे 1960s में। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से उन्होंने यूज, मतलब एक तरीके से लॉन्च किए थे मशीन? वो आईबीएम के इस कंप्यूटर की हेल्प से किए थे। ठीक है, आईबीएम 7094 की हेल्प से। इसके अलावा इसी चीज को हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को। टाइम पीरियड सेम रहेगा। मुख्य जो टेक्निक थी, मतलब जो टेक्नोलॉजी थी, वो ट्रांजिस्टर थी। लैंग्वेज आ गई असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रन और कबोल। ठीक है, फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। कबोल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन
बिजनेस, ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, इसको हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा एक, आपने नीचे कमेंट करना है कि जो हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया था, कौन सा पर्सन था जिसने इसको बनाया था, और जो कोबोल लैंग्वेज थी इसका भी फाउंडर कौन था, मतलब इसको, इस लैंग्वेज को किसने बनाया था। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इसको आपको नीचे कमेंट करके सर्च करना है बाकायदा। जितना आप सर्च करोगे चीज़ों को उतना वो आपको याद रहेगा परमानेंटली। अब यहाँ पे जो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, यहाँ पे क्या था, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली, छोटा आकार था, मतलब ऑब्वियसली फास्ट था, कम हीट प्रोड्यूस करता था, हाई लेवल लैंग्वेजेस का उपयोग हुआ था। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज किनको बोला है हमने, हमने इनको बोला है हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन, फोर्टन और कबोल को। ओके। और फिर यहाँ पे जो मेन डिवाइसेस थे इस टाइम की, जो सेकंड जनरेशन की, वो था IBM का 1401, जो मैंने अभी बता दिया 1959 में वो आया था। किस कंपनी ने इसको बनाया था, IBM ने बनाया था। IBM कंपनी की फुल फॉर्म पूछी गई थी अभी एग्जाम में, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके। तो जो IBM 1401 था, मैंने बताया था कि बिजनेस और बैंकिंग में सबसे ज्यादा हमने इसको यूज किया था। ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे कि 12,000 से ज्यादा ये इसके जो यूनिट्स थे वो बिक गए थे। ठीक है, अब देखो, कोई चीज इतनी पॉपुलर हो जाए कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कंप्यूटर का, और उस टाइम पे भी क्या था, इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन हुआ था इस चीज का कि 12,000 यूनिट बिक गए थे उस टाइम के। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है इस पर्सपेक्टिव में। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का, उसमें भी IBM ने बनाया था IBM का 709 फोन, और ये नासा मिशन के लिए बेसिकली हमने यूज किया था। ठीक है, ये है इसका पूरा पूरा जो कंप्यूटर है जो नासा के द्वारा यूज किया गया था, इसको बोलते हैं IBM का 7094। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा था, IBM का 7094। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये चीज। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड जनरेशन। अब देखो, थर्ड जनरेशन हमारे पास जो आई थी 1964 से 1971 के बीच में आई थी। अब यहाँ पे जो मेन टेक्नोलॉजी हमने यूज की थी वो आईसीज यूज करी थी। आईसीज को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। अब आईसीज एक्चुअल में क्या था कि जैसे हमारे पास सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वहाँ पे हमने, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वहाँ पे हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। ठीक है, फिर जो हमारे पास सेकंड जनरेशन आई वहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया। अब जो हमारी थर्ड जनरेशन आई वहाँ पे हमने आईसीज का यूज किया। अब जो हमारे आईसीज होते हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, एक तो आपके ट्रांजिस्टर से, और साथ ही साथ जो आपकी कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे पास जो हमारे आईसीज है वो बने होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा एक चीज और पूछी गई थी कि जो आपके आईसीज होते हैं, इसको कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं आईसीज बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है, जो आपके आईसीज होते हैं इनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनको बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल में, मतलब क्वेश्चन में आपको सिलिकॉन नहीं दिया होगा तो सिलिकॉन के बाद हम किसका यूज करते हैं, जर्मेनियम का। ठीक है, जीई लिखते हैं इसको शॉर्ट में। तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का यूज करते हैं जब भी हमें कोई आईसी बनानी होती है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था, आप बताओ कि जो आपके आईसीज होते हैं, ठीक है, इसको किन के द्वारा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है, जो आपके आईसीज थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे आपके पास, रॉबर्ट नॉइस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, रॉबर्ट नॉइस के द्वारा क्या बनाया गया था, आईसीज बनाए गए थे। और कई बार एग्जाम में रॉबर्ट नॉइस नहीं दिया होता है तो वहां पे कौन सा आता है, जैक किल्बी। तो आपको दोनों नाम ये याद रखने हैं, रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी, इनके द्वारा क्या बनाया गया था, आईसीज आपके बनाए गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली किसी चीज को हम अपडेट करते हैं तो उसकी जो पुराने वाले की जो कमियां थी वो और अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही चिप में कई ट्रांजिस्टर को यूज किया, मतलब जहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बेचारा अकेला अकेला काम कर रहा था,
तो वहाँ पे हमने मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक साथ ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और ये ज़्यादा क्या हो गया एक तरीके से, जैसे आईसीज़ आए, हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आए, तो हमारे कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंट हो गए और उनका जो साइज़ था वो भी कम हो गया। ओके, और साथ ही साथ उनका क्या हुआ, जो उनकी आउटपुट की जो मतलब जो आउटपुट आता था, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो भी बढ़ी। तो ये जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसके हिसाब से हमारी जो इन द एंड कैलकुलेशन पावर इम्प्रूव होती है, हमारी जो आउटपुट होता है वो भी, उसकी जो प्रिडिक्शन है वो भी हमेशा, जो कैलकुलेशन होती है वो भी हमेशा क्या होती है, एक्यूरेट होती है। फिर जहाँ पे जो इस टाइम पे थर्ड जनरेशन के जो टाइम पे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आई थी या कंप्यूटर कंप्यूटर आए थे, वो आया था हमारे पास आईबीएम का 360, 1964 में आया था ये। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, आपको इसको मार्क करना है कि पीडीपी 8 आया था 1965 में। ये हमारा क्या था, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको हाईलाइट करके इसको रट लेना है कि पीडीपी 8 था फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है कि आप बताओ फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, या तो क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, या क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन से साल में आया था, या पूछ लेंगे कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था। तो ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, तो इसको तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है कॉपी पे। फिर यही चीज़ आ गई हमारे पास थर्ड जनरेशन की, जो मेन मेन चीज़ें थी आईसी का हमने यूज़ किया। आईसी हमारा देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, आईसी हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे ये पिन्स लगी होती हैं। ठीक है, हर एक आईसी का अपना कुछ नंबर होता है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर इतना समझ लो आपकी आईसी ऐसी होती है। और इसमें क्या था, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विच जनरेशन, मतलब कौन सी जनरेशन से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, ऐसा पूछा गया था, फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आए थे हमारे पास, ये आए थे हमारे पास थर्ड जनरेशन से। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़। फिर हमारे पास जो इसकी क्या क्या खूबियाँ थी उस टाइम की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे थे, ट्रांजिस्टर के अलावा और क्या चीज़ लगी थी वो भी आपको मैंने बता दी, कैपेसिटर्स लगे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी आपको बता रहा हूँ बार बार। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया था। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, ईयर आ गया था, आईसी हमने इस टाइम पे यूज़ किए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। क्योंकि ये सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जितना कम नॉलेज हो, मतलब जितना कम हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हो पूरे के पूरे चैप्टर का, उतनी ही जल्दी आपको वो चीज़ याद आती है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस थे वो कौन से थे हमारे पास, IBM 360 1964 में आया था। ओके, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसका स्टोरी या फिर इसके फैक्ट्स क्या हैं, कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी फैमिली थी, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर थे वो एक तरीके से जो नॉर्मल ह्यूमन के लिए बन गए थे, मतलब बड़े छोटे हो गए थे उनका साइज। ओके, फिर जैसे यहाँ पे PDP-8 जो 1968 में आया था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसके साथ यहाँ पे, कि पीडीपी 8 का फाउंडर कौन था, किस कंपनी ने इसको बनाया था, तो इसको बनाया था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। एग्जाम में हमेशा ये दिया होता है ऑप्शन में, कि आप बताओ पीडीपी 8 का जो है फाउंडर कौन है, या फिर उसकी कंपनी कौन है जिसने पीडीपी 8 को बनाया था। तो ऑप्शन में सिंपल ऐसे लिखा होता है, डीईसी फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आईबीएम, थर्ड फोर्थ ऑप्शन दिया होता है अमेजोन, और मतलब कोई भी दिया, मतलब गूगल दे दिया यहाँ पे। तो ये 3-4 ऐसे करके ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है वो सारे ऑप्शन कुछ इसी फॉर्मेट में दिए होंगे। अमेजन गूगल तो स्किप कर देंगे, वो कुछ और ही नाम लिख देंगे वहाँ पे। तो वो आपको याद रखना है किसने बनाया था इसको, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था। ओके, ये पहला क्या था, हमारा मिनी कंप्यूटर था। और ये हमारे जितनी भी आजकल यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी थी उस टाइम की 1965 में, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था। ये देखो, ये रहा आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा जो आई उसके द्वारा, मतलब डीई इंटेक के द्वारा ये बनाया गया था, ये फर्स्ट हमारा पीडीपी 8। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए हम क्या करते हैं, 3 जनरेशन ही पढ़ते हैं, ताकि आपको याद करने के लिए जो भी हमने अभी पढ़ा वो जितना एक बार रिवाइज कर लो, फिर कल आप फिर से एक बार उस चीज़ को पढ़ोगे, ताकि आपको और ठीक ढंग से वो चीज़ क्लैरिफाई हो पाए। ठीक है, आगे के 2 हमारे बचते हैं, फोर्थ और फिफ्थ,
इसको हम कल अच्छे से और ढंग से इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। इसके अलावा पीछे कुछ जो होते हैं, कुछ भी डाउट आता है इससे पहले जो हमने पढ़ा, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, ताकि उस चीज़ को मैं आपको आगे इलैबोरेट कर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।